Dear students, myself Naveed Ahmed, I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23 and today's topic of discussion is improved traits in transgenic plants. हम किस तरह से टेक्निक को किया, कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स की, इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, वी हैव एग्रीकल्चर प्लांट विद इम्प्रूव्ड ट्रेट्स. यानी कि हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिफरेंट एग्रीकल्चर प्लांट्स को देखेंगे और ये एग्रीकल्चर प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हमने ट्रेड्स इम्प्रूव की हैं विद इम्प्रूव्ड ट्रेड्स. इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, इम्प्रूव्ड ट्रेड्स भी कह सकते हैं. यानी कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हमने ट्रेड्स को क्या किया है, इम्प्रूव किया है. स्टूडेंट्स, ट्रेड्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर प्लांट की बात की जाए तो एग्रीकल्चर प्लांट्स में हम कहते हैं कॉटन, कॉर्न, पोटैटो, सोयाबीन. अब ये ऐसे प्लांट्स हैं हम कहते हैं जिनको हमने हर्बिसाइड और इंसेक्ट प्रेडेशन रेजिस्टेंट बनाया है. We make them resistant to herbicide. We make them resistant either to herbicides or insect predation. इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी कह सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट प्रेडेशन. अब यानी कि इसमें हमने कहा है कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमने हर्बिसाइड्स या फिर इंसेक्ट प्रेडेशन, इंसेक्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट, यानी कि इनके अगेंस्ट हमने इसमें जीन्स जो है वो डेवलप की है. अब देखिए स्टूडेंट्स, जबकि इसमें अगर हम बात करें कॉर्न एंड कॉटन की, यानी कि कॉटन एंड कॉर्न की, तो दैट इज स्पेसिफाइड. ये स्पेसिफाइड रेजिस्टेंट है, दैट इज स्पेसिफाइड रेजिस्टेंट टू herbicide as well as इंसेक्टिसाइड. यानी कि इसको हमने दोनों तरीके से क्या किया हुआ है, रेजिस्टेंस बनाया हुआ है. स्टूडेंट, अगर बात की जाए 1999 की, तो आप जानते हैं 1999 में हमने 70 मिलियन एकड़्स जो है वो क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ग्रो करवाई थी. ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो हैं वो क्या करवाई थी, ग्रो करवाई थी, प्लांट करवाई थी, प्लांटेड. एंड यू नो दैट इन नेक्स्ट 5 years, अगले जो 5 साल हैं, हमने कहा था दैट आर गोइंग टू बी ट्रिपल्स. वो क्या हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी, और यू कैन से दैट ट्रिपल हो जाएंगी. ठीक है, यानी कि 3 गुना हम कह सकते हैं कि ये अगले आने वाले 5 सालों में होने वाली थी. और यू कैन से दैट दिस आर गोइंग टू बी ट्रिपल. ये जो है वो ट्रिपल होंगे, यानी कितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेट कर गई थी आगे आने वाले 3 सालों के अंदर. सो स्टूडेंट, हमने विद पैसेज ऑफ टाइम हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाया, और ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जब हम बना लेते हैं स्पेसिफिकली इंसेक्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, तो इस तरह से जब हम प्लांट्स ग्रो करवाते हैं तो हमें कुछ एडवांटेज मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. अब बेनिफिट्स की क्या मिल सकते हैं. नंबर 1, हम कह सकते हैं कि ऐसी प्लांट्स जो जहाँ पे हमने इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स को कंट्रोल कर लिया है, तो वो ज़मीन जो है उसके लिए लेस टिलेज रिक्वायर्ड होती है. टिलेज होता है प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, तो इतनी ज़्यादा हमें वो कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट कैन ऑल्सो मिनिमाइज इरोजन, मिनिमाइज्ड सॉइल इरोजन हमसे कहते हैं. ये सॉइल इरोजन जो है उसको भी क्या कर चुका है, मिनिमाइज कर चुका है. तो ये हमें इससे एडवांटेज जो है वो
मिल सकता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं। अब ये प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें हमने कहा कि ये जो प्लांट्स इस तरह के हैं दैट हैव इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर ट्रेड्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हमने कहा कि दीज हैव इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर ट्रेड्स, जिनमें हमने एग्रीकल्चर ट्रेड्स जो होती हैं उनको इम्प्रूव किया है। जबकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हमने इम्प्रूव किया है उसकी फूड क्वालिटी ट्रेड्स को, इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी ट्रेड्स, यानी कि हमने इसमें फूड क्वालिटी ट्रेड्स जो हैं उसमें इम्प्रूव किया है। स्टूडेंट, इसकी बात की जाए तो इसमें हम ये कहते हैं कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है। अब इसमें वीट, राइस, शुगर बीट्स, कैनोला, ये ऐसे हैं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, यानी कि हर्ब्स होते हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं होने देते। साल्ट टॉलरेंट स्टूडेंट ऐसे कह सकते हैं कि अगर सॉइल में काफ़ी ज़्यादा साल्ट है या फिर वाटर के अंदर साल्ट है तो ये साल्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको मेरीन वाटर भी प्रोवाइड करते हैं दे कैन ऑल्सो ग्रो, उसमें भी ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो सीरियल्स में वीट, कॉर्न इस तरह से है, राइस और शुगर केन जो है ये साल्ट रेजिस्टेंट हमने बनाए हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर हम उनको पानी प्रोवाइड नहीं करते दे कैन स्टिल सर्वाइव, वो फिर भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें भी सीरियल्स आ जाते हैं, राइस है, शुगर केन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट, सेम एज दिस अगर हम कोल्ड टॉलरेंट की बात करें, कोल्ड टॉलरेंट का मतलब ये है कि ये जो ठंड है उसको क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसमें भी सीरियल्स, राइस, शुगर केन्स तरह के प्लांट्स हमने बनाए हैं। इम्प्रूव्स यील्ड हम कहते हैं पैदावार को, तो वो जो पैदावार बढ़ानी होती है दैट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज ऑफ सीरियल्स, राइस, कॉर्न, कॉटन एट्सेट्रा। अगर हम वुड पल्प को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन डिफरेंट ट्रीज, तो ये डिफरेंट ट्रीज के अंदर ये काम प्रोसीड हो सकता है। हम इस तरह से इम्प्रूव फूड क्वालिटी ट्रेड्स का मतलब कि उसका कंटेंट कैसे है। जैसे फैटी सडन ऑयल कंटेंट की बात करें तो कॉर्न एंड सोयाबीन में इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रोटीन्स, स्टार्च की बात करें तो उसमें सीरियल्स, पोटैटो, सोयाबीन, राइस, कॉर्न, जबकि आप जानते हैं सीरियल्स में से स्टार्च होती है, पोटैटोज में भी स्टार्च होती है, जबकि राइस में भी स्टार्च है, और सोयाबीन और उसकी बात करें तो उसमें प्रोटीन कंटेंट भी होता है, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अमाइनो एसिड कंटेंट की बात करें तो कॉर्न में और सोयाबीन में हम अमाइनो एसिड्स को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी भी क्वालिटी को वेरी कर सकते हैं। डिजीज प्रोटेक्टेड प्लांट्स, यानी कि हम उनको डिजीज होने से प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वीट है, कॉर्न है, पोटैटोज है, इस तरह के डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी ट्रेड्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। Students, we have also improved other many traits and how we can improve these traits और हमने उनको कैसे improve किया that will be discussed in next light board. Students, अभी हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर प्लांट्स विद इम्प्रूव ट्रेड्स में हमने इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर ट्रेड्स और फिर हमने इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी ट्रेड्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। यानी कि हमने इसमें देखा था कि अगर हम ये ऐसे बना लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि हम उनमें से एक प्लांट ऐसा बनाना चाहते हैं विच इज साल्ट टॉलरेंट। साल्ट टॉलरेंट का मतलब यह है कि ज़मीन में, सॉइल में जितना भी साल्ट हो उसको बर्दाश्त करें और ये इजीली अच्छे तरीके से ग्रो करके बेटर इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करें। तो साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स जो हैं ये भी बनाए जा सकते हैं। अब साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इनको हम किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर देखा जाए ना तो हम एक प्लांट डेवलप कर चुके हैं जिसको हम अरेबिडोप्सिस, ये जो प्लांट है इसको हमने साल्ट टॉलरेंट बनाया है। हमने कैसे बनाया है, हमने इसमें एक सिंगल जीन को इंट्रोड्यूस किया है, सिंगल जीन को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। दिस सिंगल जीन जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस की है उसमें एक चीज़ मॉडिफाई की है। क्या चीज़ मॉडिफाई की है, इसमें एक चैनल प्रोटीन्स होती हैं, हमने इसमें एक चैनल प्रोटीन को क्या किया है, मैनिपुलेट किया है। स्टूडेंट, ये चैनल प्रोटीन कैसी प्रोटीन चैनल प्रोटीन होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द वैक्यूल। ये किस में एग्जिस्ट कर रही है, वैक्यूल में एग्जिस्ट करती है, वैक्यूल में, और वैक्यूल में दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू पंप
or you can say that sodium and potassium ions, but not potassium here. This is pumping proton ions across vacuole membrane. ये जो है ये वैक्यूल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऐसे कर रही है। स्टूडेंट इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो प्लांट है, जैसे कि मैं एक बात करूं, एक प्लांट सेल है, ये इस तरह से प्लांट सेल, इस प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस वैक्यूल के अंदर यहाँ पे ये पंप बन जाएं, ये पंप जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाएं। अब ये जो पंप होते हैं इनका काम क्या है? इनका काम है जी बाहर के कंटेंट से सोडियम आयंस और पोटेशियम और जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनको वैक्यूल के अंदर लेकर आना। तो ये बाहर वाले कंटेंट को कहाँ पर लेकर आएंगे? इसके अंदर लेकर आएंगे, सोडियम को भी और हाइड्रोजन को भी। इस तरह से इस सेल जो है, सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट, सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कैसा बन जाएगा? सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट विल बिकम हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक बन जाएगा। जबकि बाहर अगर जैसा भी एनवायरनमेंट है, लेट्स सपोज के बाहर हम क्या लेते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो सेलाइन एनवायरनमेंट है। सेलाइन एनवायरनमेंट हम कहते हैं जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे बेसिकली तो है सेलाइन एनवायरनमेंट, लेकिन इनसाइड हमने हाइड्रोजन और सोडियम आयंस को पंप कर करके कैसा बना लिया? हाइपरटोनिक। तो इस रेफरेंस से अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का बन जाएगा? हाइपोटोनिक बन जाएगा। सो वाटर विल मूव इनसाइड नॉट आउटसाइड। इस तरह से ये प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। ये वो सेम मैकेनिज्म है जो हम हेलोफाइट्स में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? हेलोफाइट्स में यूज करते हैं। हेलोफाइट्स एक नेचुरल प्लांट होते हैं जो कि सेलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। इन प्लांट्स के अंदर भी यही मैकेनिज्म है कि ये जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल अपने इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है उसको क्या बना लेते हैं? हाइपरटोनिक बना लेते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वो इजीली सर्वाइव करता है। अब इस तरह से देखा जाए तो ये सेलानाइजेशन का इफेक्ट जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? सेलानाइजेशन इफेक्ट जो है इसको हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जीन। अब ये सिंगल जीन हमने इंट्रोड्यूस की जिसने चैनल प्रोटीन्स बनाई, जिसने इनको पंप किया। पंप करने की वजह से इसका सिनेरियो चेंज होता है और प्लांट्स जो होते हैं वो सेलाइन एनवायरनमेंट के अंदर भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर देखा जाए ना तो सेलाइनाइजेशन की वजह से, यानी कि सेलाइन एनवायरनमेंट की वजह से, सेलाइन एनवायरनमेंट की वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तकरीबन को 50% इरिगेशन प्लांट्स जो थे वो इफेक्ट हो रहे थे। यानी कि अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ओवरऑल 50% ऑलमोस्ट प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की इरिगेशन जो है वो क्या हो चुकी है? रिड्यूस्ड हो चुकी है ड्यू टू दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट की वजह से। लेकिन अगर हम इस तरह से सेलाइन टॉलरेंट यानी कि साल्ट टॉलरेंट प्लांट बना लेते हैं, एक तो हमने कहा कि हम इसमें साल्ट टॉलरेंट प्लांट बना लेते हैं, साल्ट टॉलरेंट के साथ साथ हम इनको कोल्ड टॉलरेंट भी बना सकते हैं, जो हम कह सकते हैं ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह से हम ड्रॉट का मतलब होता है खुश्की को बर्दाश्त करने वाले प्लांट्स जो होते हैं, ऐसे टॉलरेंट भी बना सकते हैं। तो ऐसे अगर हम प्लांट्स बना लेते हैं तो हमारी यील्ड बहुत तरीकों से क्या हो सकती है? इम्प्रूव हो सकती है। यानी कि वी कैन प्रोड्यूस इनफ यील्ड, हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इनफ यील्ड दैट कैन सपोर्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इफ डबल इन 2050। यानी कि सोचा ये जाता है ना कि अगर हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू बी डबल, ये डबल होने वाली है इन नेक्स्ट ऑलमोस्ट अबाउट 2050 ईयर्स में। आजकल यू नो दैट 2022 जो है वो चल रहा है, तो ये 2050 में ऑलमोस्ट कहा गया है कि दैट शुड बी डबल, ये ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो जाएगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी डेफिनेटली उतनी ही फूड की प्रोडक्शन भी क्या होगी? ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फूड की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करने के लिए
हम इतनी को यील्ड, इतनी को पैदावार बना सकते हैं अगर हम इनको साल्ट टॉलरेंट, कोल्ड टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स डेवलप कर लेते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना लेते हैं। सो हमारे पास इसकी इनफ पैदावार आ जाएगी जिससे हम वर्ल्ड पूरी पॉपुलेशन को जो है वो फूड क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम फूड के अंदर फूड क्वांटिटी जो है, फूड ट्रेड्स जो होती हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव फूड क्वालिटी ऑफ फूड, फूड ट्रेड्स जो हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि सोयाबीन है। अब देखिए स्टूडेंट, जो सोयाबीन है, यू नो दैट कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस कर रही है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इससे प्रोड्यूस हो रही हैं। एंड दीज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं, दीज आर ऑलिक एसिड, ये क्या है, ऑलिक एसिड इसमें से प्रोड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट, इसी के डेरिवेटिव भी हम इससे बना सकते हैं, लाइक दैट इसी के डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो यहाँ पे हम वर्नोलिक एसिड भी बना सकते हैं। वर्नोलिक एसिड जो इसी की एक डेरिवेटिव है, वर्नोलिक एसिड, और इसमें से रिसिनोलिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड ये हम बना सकते हैं। अब दीज रिसिनोलिक एसिड, वर्नोलिक एसिड जो हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑलिक एसिड। अगर हम इस ऑलिक एसिड की बात करें, ये इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑलिक एसिड, ये ऑलिक एसिड से क्या किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं। तो दीज वर्नोलिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड, इनके अगर हम यूजेज की बात करें तो दैट कैन बी यूज्ड इन द हार्डनिंग मटेरियल एज हार्डनिंग, हम कह सकते हैं हार्डन पेंट्स एंड प्लास्टिक, पेंट्स और प्लास्टिक को हार्ड करने के लिए हम इसको एज सच यूज कर सकते हैं। तो पेंट और प्लास्टिक को हार्डन करने के लिए हम किसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दीज टू सब्सटेंसेस जो हैं इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको इम्प्रूव किया गया है। एज लाइक अगर हम बात करें तो स्टोमेटा है, हमने स्टोमेटा को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। स्टोमेटा को इस तरह से मॉडिफाइड किया है कि दैट टेक अप, यानी कि टेक अप मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके, इनसाइड कर सके, एंड कट ऑफ वाटर लॉस, एंड कट डाउन वाटर लॉस, और वाटर लॉस जो है उसको क्या कर सके, कम कर सके। तो इस तरह से हम स्टोमेटा जो है इसको भी मॉडिफाई किया है। एज वेल एज यू नो दैट कि हमने एंजाइम्स भी मॉडिफाई किए हैं, लाइक दैट हमने C4 फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या की है, इंट्रोड्यूस की है। यू नो दैट जापानीज साइंटिस्ट जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं, और जो रुबिस्को है, रुबिस्को रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इस रुबिस्को को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक और प्लांट के अंदर, एक और एंजाइम के अंदर जिसका नाम है फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये एंजाइम जो होता है ये C4 प्लांट्स के अंदर वर्किंग करेगा और C4 साइकिल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। स्टूडेंट, जो पेप्को है दैट कैन वर्क बेटर इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, जितनी मर्जी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस हो उसमें क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से रोल परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये C4 प्लांट सिंथेसिस जो है ये भी बनाई गई है जिससे हम एग्रीकल्चर प्लांट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत से वर्किंग जो है वो कंटिन्यूस है जिससे हम बेटर इम्प्रूव ट्रेड्स जो हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए। तो हमने देखना यह है कि हम कौन सी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की है और हम उनसे क्या बेनिफिट्स ले चुके हैं और फर्दर क्या ले सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और इसमें ओवरऑल उसने समराइज किया है कि दैट्स बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम इट, हम ये बेनिफिट्स इससे ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वी आर गेटिंग सर्टन प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हम इससे ले रहे हैं, कौन कौन सी हैं। नंबर 1, हम ह्यूमन हार्मोन इससे ऑब्टेन कर रहे हैं, ऐसे हार्मोन जो इंसान को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसमें ग्रोथ हार्मोन आ जाते हैं, बाकी हार्मोन्स आ जाते हैं,
नंबर 2, हम एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यू नो दैट एंटीबॉडीज जो होती हैं दैट इज यूटिलाइज्ड टू ट्रीट अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर, हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इनको डायरेक्टली तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम एज इज वी आर यूटिलाइजिंग और प्रोडक्टिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, हम क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह से रिसेंटली जो हमने डिस्कस किया क्विनीन, इस तरह के मुख्तलिफ और प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं और भी बेनिफिशियल हैं, लाइक दैट हमने इसमें एक सोयाबीन प्लांट बनाते हैं, सोयाबीन प्लांट, और इससे हम ऐसी प्रोडक्ट्स लेते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट जेनिटल हर्पीज, जो कि जेनिटल हर्पीज को ट्रीट करने के लिए यूटिलाइज होती है। सेम एज इट इज हम कॉर्न से ऐसी एंटीबॉडीज बना रहे हैं, कॉर्न से ऐसी एंटीबॉडीज बना रहे हैं। दीज एंटीबॉडीज आर स्पेशलाइज्ड, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड हैं, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस टू द ट्यूमर सेल्स। आइसोटोप्स भी कह सकते हैं, सब्सटेंसेस कह सकते हैं, टू ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल्स। हम इस तरह से हम ट्यूमर सेल्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको किल कर सकते हैं। जैसे कि ये जेनिटल हर्पीज की बात की गई है, तो इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो हैव बिगन, यानी कि क्लिनिकल अगर देखा जाए तो इसको हम यूटिलाइज जो है वो इसका स्टार्ट किया जा चुका है। तो ये अब से बहुत पहले की बात है, अब तो हम प्रॉपरली जेनिटल हर्पीज का ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा भी बेनिफिट्स हम लेते हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने डिस्कस किया साल्ट टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंट, कोल्ड टॉलरेंट, इस तरह से मुख्तलिफ तरह से प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं। स्टूडेंट, हम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट की करते हैं तो हम इससे बहुत सी प्रोडक्ट्स लेते हैं और हम एक वेक्टर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, या पैसे भी कह सकते हैं बायो सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, बायो सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजीज, बायो सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब इसके जो साइंटिस्ट हैं दे यानी कि इसको ओवरऑल जो साइंटिस्ट वर्किंग कर रहे हैं, दे हैव डिसाइडेड कि वी कैन यूज टोबैको मोज़ेक वायरस एज वेक्टर, यानी कि हम यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने कहा कि ये जो वेक्टर हम यूज़ ले सकते हैं वो हम टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, TMV। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये एज वेक्टर यूटिलाइज हो सकती है। इसके साथ हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट कैन बी ऑफ एनी डिजीज, यानी कि किसी भी हम डिजीज का अगर इलाज ढूंढना चाहते हैं तो उस डिजीज के इलाज के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, जो जीन इसमें इन्वॉल्व होती है उसको, और हम टोबैको मोज़ेक वायरस को आपस में मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो डेवलप कर लेते हैं, या इससे हम पहले जो है वो रिकम्बिनेंट DNA जो है वो बनाएंगे। अब ये रिकम्बिनेंट DNA अगेन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू टोबैको मोज़ेक वायरस, एंड दिस टोबैको मोज़ेक वायरस विल बी स्प्रेड ऑन हेल्दी प्लांट्स, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे किसी भी हेल्दी प्लांट्स के ऊपर या पूरी क्रॉप्स के ऊपर, स्प्रे ऑन हेल्दी प्लांट्स। तो इन प्लांट्स में डेफिनेटली ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफ़र होकर अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, और जैसे ही एक्सप्रेस करेगी, इसमें तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है, तो जैसे ये एक्सप्रेस करेगी दैट विल मेक अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट।
तो इस तरह से ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है वो बनाने में रिस्पॉन्सिबल होगी। स्टूडेंट, हम मल्टीपल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं टेंस ऑफ ग्राम्स वी कैन ऑब्टेन अल्फा ग्लैक्टोसिडेज। ये एक एंजाइम है विच कैन बी यूटिलाइज टू ट्रीट, यानी कि इसे हम कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हम टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ जो है वो एक यानी कि क्रॉप से ग्रो करवा सकते हैं। स्टूडेंट, सेम एज इज एक और एग्जांपल दी गई है एज दैट वाज रिलेटेड टू द हॉजकिन डिजीज, नॉन हॉजकिन डिजीज। स्टूडेंट, हम ये कहते हैं कि हम ओनली 30 डेज के अंदर, यानी कि 30 दिन के अंदर वी कैन मेक एंटीजेंस, हम एंटीजेंस बना सकते हैं फ्रॉम टोबैको मोज़ेक वायरस ट्रीटमेंट। जैसे कि हमने इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जिसको हम नॉन हॉजकिन डिजीज़ के नाम से मेंशन करते हैं, नॉन हॉजकिन डिजीज़। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जस्ट एंड ओनली 30 डेज के अंदर, यानी 30 दिन के अंदर इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीजेंस बना सकते हैं दैट कैन ट्रीट नॉन हॉजकिन डिजीज़, जो कि नॉन हॉजकिन डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम एक वेक्टर, तो टोबैको मोज़ेक वेक्टर का जो है वो यूटिलाइज करते हुए वी कैन बाईपास कर सकते हैं द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी कि इसमें हमें टिश्यू कल्चर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एज इट इज़ मिलियंस ऑफ प्लांट्स के ऊपर एक ही वक्त में क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। जब स्प्रे कर सकते हैं तो उनसे हम अपनी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वी हैव अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हम उनसे भी ऑब्टेन करते हैं। So certain MCQs short questions can be asked from these topics. You should prepare MCQ and short question only from this chapter because there's no any long questions can be obtained from this chapter. इस पूरे चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं।